नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण, भारत में आज दो लोगों का जन्मोत्सव है। 2 अक्टूबर भारत के दो लालों के लिए है। मेरे लिए तो सबसे पहला लाल बहादुर शास्त्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मोत्सव है, जिससे मुझे असीम खुशी, अनुराग, हर्षोल्लास और आनंद की अनुभूति होती है। आज मोहनदास करमचंद गांधी का भी जयंती है। राजनीति में नौटंकी की शुरुआत पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी ने ही किया था। लोग उनको महात्मा मानते हैं, मैं उनको महात्मा नहीं मानता और ना ही मैं उनको बापू मानता हूं। जिस आदमी का जन्म भारत महान के हजारों साल बाद हुआ हो, वो इस समृद्ध राष्ट्र का बाप कैसे हो सकता है। लेकिन यह परिस्थिति है, राजनीति में दोगलागिरी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। कई लोग किस तरह की दोगलागिरी करते हैं, कई लोग अपने अपने स्वभाव को किस तरह से बदलते हैं, चर्चा आज इसी पर होगी। मित्रों, दोनों लोगों की जन्मदिन पर जो गांधी के भक्त हैं उनको गांधी जी की जन्मदिन मुबारक हो, जो ईमानदारी पसंद है उनको लाल बहादुर शास्त्री की जन्मदिन मुबारक हो। मैं लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन को आपको मुबारकबाद कहने, हर्षोल्लास मनाने और हर्षित होने का अनुरोध के साथ उनके श्री चरणों में सत सत चरण वंदन और सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज बिहार में जातीय जनगणना का रिपोर्ट सरकार को पेश कर दिया गया। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मेरा ससुराल और ननिहाल दोनों बिहार में है। जनगणना का रिपोर्ट का जब समाचार आ गया तो मैंने अपने जो भी बिहार में, मैं चूंकि सामाजिक आदमी हूं और लाखों लोगों को डायरेक्ट बिहार में जानता हूं, हजारों लोगों का फोन नंबर मेरे पास है और सैकड़ों लोगों को आज मैंने फोन किया। बड़ा ताज्जुब की बात है कि उसमें से एका दुका लोगों के अलावा बाकी किसी ने यह नहीं कहा कि जनगणना करने वाला कोई आदमी उनके घर आया था। ताज्जुब की बात है कि उसमें से ज्यादातर लोग क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज के थे, जिन्होंने कहा कि हमारे यहाँ नहीं आया था। तो क्या घर बैठे जनगणना हो गया? और क्या यह जातीय जनगणना में भी एक अपने आप में घोटाला है? जिस तरह से लालू प्रसाद यादव घोटाले के अलग अलग पर्यायवाची निकालते रहते हैं और घोटाले के अलग अलग तरीका निकालते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के पहले किसी को यह कल्पना भी नहीं थी कि पशुओं का चारा भी चरा जा सकता है इंसान के द्वारा। लालू प्रसाद यादव ने यह किया और बाकायदे कन्विक्टेड हुए। उसी में वो जेल की सजा काट के आए हैं, उसी में जमानत में। यह लालू प्रसाद यादव के पहले कभी नहीं किसी को अनुमान भी था कि कोई आदमी ट्रेजरी में से पैसा निकाल ले। यह लालू प्रसाद यादव ने ही किया। और कई तरह के नए नए घोटालों का सरताज रहे हैं लालू प्रसाद यादव। तो क्या उनका बेटा भी इस तरह की कोई जातीय जनगणना में घोटाला कर रहा है, किया है या हो चुका है, या यह जनगणना सिर्फ एक ड्रामा है? मैं इस पर बहुत विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि जनगणना की रिपोर्ट आ गई है। उस पर क्या होगी वो बात की बात है, लेकिन सच्चाई यह है कि रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक यादव की संख्या सबसे ज्यादा है। 14% यादव बताए जाते हैं और बिहार मंत्रिमंडल में 29% यादव की प्रतिनिधित्व है। तो क्या लालू प्रसाद यादव के परिवार के अलावा नीतीश कुमार बाकी जो संख्या बल है उसको कम करेंगे? क्योंकि जातीय जनगणना इसीलिए की गई थी कि भाई जिनकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, साझेदारी उतनी उनकी भागीदारी, जिनकी संख्या भारी मिले उनको उतनी हिस्सेदारी। तो मतलब 14% आबादी वाला 29% मंत्रिमंडल में कायम है। तो क्या नीतीश कुमार उनको उतने बाकी % लोगों को बाहर निकालेंगे? उससे भी बड़ा बात है कि नीतीश कुमार जिस कोयरी समाज से आते हैं उसका सबसे कम संख्या है। तो नीतीश कुमार को लालू परिवार क्या जुतिया मार के भगाएगा, पचलुत्ती मार के भगाएगा, सम्मान से भगाएगा, या प्यार से नीतीश कुमार इस जनगणना को आधार मान करके छोड़ देंगे कि भाई जनगणना में यह साबित हो गया कि मैं मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 1 मिनट भी योग्य नहीं हूं,
क्योंकि जातीय जनगणना से ये पता चला है कि मेरी जाति की संख्या सबसे कम है और मैं सबसे ऊंची कुर्सी पर विराजमान हूं। वैसे राजनीतिक दमखम तो नीतीश कुमार को कभी नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री के कुर्सी नहीं, मुख्यमंत्री के ऑफिस तक भी जा पाए, लेकिन परिस्थिति जन वो मुख्यमंत्री बनते रहे हैं और अभी भी बने हैं। तो क्या जातीय जनगणना आने के बाद अब उनमें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है कि इसको आधार मान करके वो त्यागपत्र दे दें, या लालू परिवार उनको जबरिया बाहर कर दें? असल बात है क्या और क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा हो, क्योंकि जातीय जनगणना आई है तो बहुत कुछ चर्चा होगा और बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। मित्रों, आज बात कुछ होगी कि जनगणना क्यों जरूरी हुआ और जनगणना का इतिहास क्या है, मतलब जातीय जनगणना का। सबसे पहले आते हैं 1951 में। 1951 में उस वक्त संविधान सभा का सब तामझाम चल रहा था, संविधान बनने का विचार चल रहा था। 1952 में पहली बार हमारे यहाँ चुनाव हुआ था, ये उसके पहले की बात है। उसमें एक बात आया, अंबेडकर साहब ने जब जातीय आधारित आरक्षण दिया तो जनगणना भी जातीय आधारित होने की बात आई। सबसे पहले मजे की बात है कि जो अंबेडकर साहब ने जातीय आधारित जनगणना का प्रस्ताव रखा था, उन्होंने ही इस जातीय आधारित जनगणना को ठुकरा दिया। बोला इससे समाज में विद्वेष फैलेगा। असल में अंबेडकर साहब का योजना जातीय आधारित जनगणना नहीं था, मतलब जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने की योजना थी। और बड़ा सफाई से अंबेडकर साहब के सब क्लास को कास्ट में परिवर्तित कर दिया गया। अंबेडकर साहब का यह कथन देखो, अंबेडकर साहब दो तरह की तो सोच नहीं सकते थे। अगर वो जातीय आधारित आरक्षण की पक्षधर होते तो फिर जातीय आधारित जनगणना के भी पक्षधर होते, लेकिन उन्होंने जातीय आधारित जनगणना को ठुकरा दिया था। और पूरी मंत्रिमंडल, मतलब जो भी वहां प्रबुद्ध जन हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उस वक्त तो सभी लोग करीब करीब स्वतंत्रता के आग में से तब के निकले थे। हालांकि ये अलग बात है कि तब मोहनदास करमचंद गांधी का हाल अन्ना हजारे का था और पंडित जवाहरलाल नेहरू का हाल केजरीवाल का था। जिस तरह से अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में सारा ड्रामा रचा था और उसका मलाई चाट गया अरविंद केजरीवाल, उसी तरह से मोहनदास करमचंद गांधी ने सारा ड्रामा रचा अंग्रेजों से मिल करके और उसका फल मिला पंडित जवाहरलाल नेहरू को। वो अलग मुद्दा है, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन उस सभा में सभी ने जातीय आधारित जनगणना को इनकार कर दिया था। इंदिरा जी के जमाने में भी एक बार यह बात आई थी, उन्होंने भी सिरे से इसको नकार दिया। अब आते हैं सोनिया गांधी का जमाना। सोनिया गांधी 2004 से 14 तक सुपर से ऊपर प्रधानमंत्री थी, यूपीए की चेयरपर्सन भी थी, तकनीकी रूप से भी उनके पास बड़ा अधिकार था। और मनमोहन सिंह कहाँ इस हैसियत में थे कि सोनिया गांधी के सामने खड़ा हो सके। मनमोहन सिंह को तो खड़ा होने के लिए भी सोनिया गांधी से पूछना पड़ता था क्या मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ। वो कहते थे आप बगल में खड़ा रहना, मेहमान आएंगे मिलेंगे मेरे से। वो अलग मुद्दा है, उसको इस पर नहीं रखते हैं। तो सुपर से ऊपर सोनिया गांधी की शख्सियत में 2011 में जातीय आधारित जनगणना हुई थी, लेकिन सोनिया गांधी उस पर कुंडली मार के आज तक बैठी हुई है। मतलब उसको आम जन के लिए रिलीज नहीं किया गया, सरकारी योजनाओं में लागू नहीं किया गया और किसी चीज को उस पर इंप्लीमेंट नहीं होने दिया गया। और आज उनके पुत्र राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। हर कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता कह रहा है कि हमारा हम तो शुरू से इच्छा है। आज दिग्विजय सिंह से पूछा पत्रकारों ने कि भाई जातीय जनगणना बिहार में रिलीज हो गया है और अब पूरे देश भर में इसकी मांग हो रही है, क्या आप चाहेंगे? उन्होंने हम तो शुरू से इसको चाहते हैं। तो मतलब दिग्विजय सिंह शुरू से सोनिया गांधी के मति के विरुद्ध है, शुरू से इंदिरा गांधी के विचारों के विरोधी है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के भावनाओं का बिल्कुल कदर नहीं करते दिग्विजय। अब मैं दिग्विजय सिंह को क्या कहूं, राहुल गांधी स्वयं अपने दादी का बात नहीं मानते, अपने माँ की बात नहीं मानते, क्योंकि उनके माताजी ने जातीय जनगणना को आम जन के सामने आने नहीं दिया। उनके दादी जी ने जातीय जनगणना को सिरे से नकार दिया और उनके दादी जी के पूज्य पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात के पक्ष में ही नहीं थे कि जातीय जनगणना हो। तो क्या राहुल गांधी और आज का समूचा कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों को अवहेलना कर रहा है, उनके विचारों को झूठा साबित कर रहा है, उनके विचारों को गलत साबित कर रहा है, उनके विचारों के विरुद्ध अपना विचार रख रहा है, या उनको अपने विचारों से अलग मान रहा है? या आज का कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार को नहीं मानता या उनके विचार से अलग विचार रखता है? या पंडित जवाहरलाल नेहरू छोड़िए इंदिरा गांधी के भी विचारों से इत्तेफाक नहीं रखता? राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के विचार से राहुल गांधी इत्तेफाक नहीं रखते, दिग्विजय नहीं रखते, सोनिया नहीं रखती और पूरा कांग्रेस नहीं रखता, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं रखते।
और क्या 2011 के जनगणना को जो आदमी आम जन के सामने आने नहीं दिया वो आज जनगणना की बात कर रहा है, तो यह दोगलापंथी है, दोहरा सोच है, या यह कोई राजनीतिक बयानबाजी है? असल में इन लोगों को जाति आधारित लोगों का कोई फायदा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यह सिर्फ संगूफा है जिस तरह से जुमला शब्द का इस्तेमाल होता है। यह बात आम जन जानना चाहेगी कि इस तरह की दोगलागिरी क्यों होती है, कि जो कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार को मानने वाली कहती है, इंदिरा जी के विचार को मानने वाली कहती है, राजीव गांधी के विचार को मानने वाली कहती है, स्वयं सोनिया गांधी जी इसकी सुपर से ऊपर रही है 2004 से 14 तक, और पार्टी पर जब से वो है तब से आज तक पूर्ण वर्चस्व है, उनके अलावा कोई नहीं है। तो राहुल गांधी और बाकी का समूचा कांग्रेस इन सब लोगों को नकार रहा है, उनको गलत साबित कर रहा है, या अपने को अलग साबित कर रहा है। यह चर्चा होनी चाहिए और कांग्रेसियों को यह बात बतानी चाहिए कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जातीय जनगणना इनकार कर दिया था, इंदिरा जी ने इनकार कर दिया था, राजीव जी ने इनकार कर दिया, सोनिया खुद उस पर कुंडली मार कर बैठी थी, तो अब जातीय जनगणना का समर्थन करने का क्या मतलब है? यह बात तो सामने आनी चाहिए। अब आते हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, ये जो लोग जो जनगणना कराए हैं। 1974 में मेरे गांव सीताब्दी, और मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव के बगल का गांव हूँ, मतलब मेरे गांव के बाजू का गांव ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण का गांव है। बल्कि जो जयप्रकाश जी का आज का सारा ऑफिस, कार्यालय, विद्यालय, उनके नाम पर जो भी चीजें बनी हुई हैं वो हम ही लोगों की जमीन में बना है, मतलब हमारा ही खेत है वो। पंडित जो जिसमें लाल जयप्रकाश जी का जन्म होता वो तो गंगा जी में चला गया। तो हमारे ही खेत में, हमारे ही घर में एक तरह से एक बैठक हुआ तब के सारे नेताओं का, क्योंकि उस वक्त लोकनायक जयप्रकाश नारायण ही उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें 77 में कांग्रेस को अपदस्थ करके जनता पार्टी की सरकार बनी। वहां सबसे ऊपर लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। जैसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी का स्थान था, वही स्थान लोकनायक जयप्रकाश नारायण का था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सीताब्दी वाला मकान पर तब के सारे बड़े नेताओं का बैठक हुआ, और हुआ कि किस तरह से पिछड़े लोगों को लाइन मतलब मेन स्ट्रीम में लाया जाए। आपको ध्यान होना चाहिए कि उसी वक्त मंडल कमीशन का कल्पना जन्म लिया, और जब सरकार आई 1977 में, मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे और श्रद्धेय चंद्रशेखर जी उस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने मंडल कमीशन का स्थापना किया, जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट लगा हुआ है। आज मंडल जो आप कहते हैं, कमंडल मंडल, वो वही मंडल है। वहां पर जातियों की भलाई के विषय में सोचा गया कि जातियों का कैसे भला हो, इस जाति के लोगों को किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाया जाए। लेकिन जातीय जनगणना का लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी विरोधी थे। तो फिर लालू प्रसाद यादव, जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को अनुयायी मानते हैं, नीतीश कुमार जो उस आंदोलन के उपज अपने आप को मानते हैं, तो क्या वो लोग अपने आराध्य और अपने राजनीतिक आदर्श को झूठा साबित कर रहे हैं, झुठला रहे हैं, या उनके स्वभाव विचार को नहीं मानते हैं? इनका खुद का अपना विचार है, या लालू प्रसाद में के पूरे राजनीति में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कोई वैल्यू, वजूद और हैसियत नहीं है? वो सब झूठे फर्जी लोग थे, या उनकी कही की बातें फर्जी थी? यह बात लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को बताना पड़ेगा। कई राजनीतिक आदर्शों की बात हो रही है, कई तरह की भारत में राजनीति में दोगलागिरी हो रही है, जिसका व्याख्या कर दिया जाए तो बवाल खड़ा हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल आपके सामने रख रहा हूं। राहुल गांधी आज स्वर्ण मंदिर में गए हैं, वहां पर श्रमदान कर रहे हैं, लोगों को पानी पिला रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो क्या राहुल गांधी वहां जाकर के वहां के मेन ग्रंथी से अपोलाइज किए कि भाई मुझे क्षमा चाहूंगा, ये अमृतसर पर मेरी दादी जी ने गोली चलवा दिया था? जिस पवित्र मंदिर को जूतों के बूटों, फौज के बूटों से अपवित्र किया था, हम उसका अपोलाइज कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, और अपने दादी जी के उस कृत्यों को या गलत कृत्यों को झुठला रहे हैं, नकार रहे हैं। इंदिरा जी गलत थी, यह बात बता रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं किया है तो राहुल गांधी वहां गए क्यों? और सिख धर्म गुरुओं ने यह बात उनसे पूछा क्यों नहीं कि आप आए हो अपने दादी के धरोहर को लेकर के, तो दादी के कृत्य को सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो? क्योंकि स्वर्ण मंदिर पर ऑपरेशन बुल स्टार के अंतर्गत सेना उतारने का निर्णय इंदिरा जी का ही था। वो गलत था, सही था, वो यह आज का विषय नहीं है। लेकिन जब स्वर्ण मंदिर में आप गए हैं तो ये बताना तो पड़ेगा ना कि भाई जिस स्वर्ण मंदिर पर आपके दादी जी ने गोली चलवाया था, फौज उतार दिया था, आप वहां किस लिए आए? अगर इंदिरा जी को लग रहा था कि स्वर्ण मंदिर में आतंकवादी हैं और उनका खात्मा के लिए फौज का उतारना जरूरी है, जो राष्ट्रहित में है, तो फिर आप उस स्थान पर क्यों गए जहां आतंकवादी रहते थे, या रहते हैं, या रहे होंगे? आपको क्या मतलब था वो आतंक की जगह पर जाने के लिए? और अगर वो आतंक नहीं, धर्म ग्रंथ है और धर्मगुरु वहां रहते हैं और धार्मिक लोग रहते हैं, तो फिर आपके दादी जी ने वहां पर फौज क्यों उतारा?
और अगर यह मान लिया जाए कि उस वक्त आतंकी थे और आज नहीं है, तो क्या आपने ग्रंथी से कहा कि आपने ये बड़ा गलत किया था कि इतने पवित्र भवन में आतंकियों को ठहरने दिया? इन सब चीजों का जवाब तो लोग जानना चाहेगा ना कि राहुल गांधी का अमृतसर मंदिर में जाकर के क्या स्टेटमेंट हुआ। क्या उन्होंने वहां के ग्रंथी, मेन ग्रंथी से कहा कि भाई मेरे दादी को मजबूर होना पड़ा इस पावन पवित्र धर्मस्थल को बचाने के लिए क्योंकि यहाँ आतंकी घुस गए थे, आपने आतंकियों को सड़क क्यों दिया जो खालिस्तान समर्थक थे, देशद्रोही थे? और अगर ये नहीं है तो मेरे दादी ने बड़ा गलत किया इस पावन पवित्र जगह पर मिलिट्री उतार करके और गोली चलवा करके, हमको उस बात का क्षमा चाहिए। क्या हुआ ये बात अभी तक पता नहीं चला। सिर्फ पानी पिलाता हुआ वीडियो समाचार चैनल पर आया है कि राहुल जी अमृतसर में जाकर के लोगों को जल अर्पण दे रहे हैं। खैर, अब अंतिम बात की जातीय जनगणना की जरूरत क्यों पड़ी? यह बड़ा शीशे की तरह से साफ है, पहले समझ लीजिए। जातीय आधारित राजनीति बिहार का शुरुआत से ही है, मतलब वो शुरू के कुछ दिन छोड़ दिया जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव को, तो जातीय जनगणना भूमिहार लाभी तब से हावी थी, फलाना लाभी हावी थी, वगैरह वगैरह। हुआ क्या कि विश्वनाथ प्रताप प्रधानमंत्री बने, बोफोर्स के दलाली के मुद्दे पर राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा करके उनके मिस्टर क्लीन के छवि का कत्लेआम करके देश में भरोसा जीते और सरकार बनाए। जब विश्वनाथ प्रताप सरकार चला रहे थे तो उसके पैरेलल लाल कृष्ण आडवाणी अपना देश भर में हिंदू धर्म को इकट्ठा करने के लिए, राम मंदिर आंदोलन बनाने के लिए रथ यात्रा निकाल रहे थे। यह अजीब विरोधाभास था कि विश्वनाथ प्रताप के सरकार को भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन दी थी। ये पहली बार हुआ था जब विश्वनाथ प्रताप अपने मतलब के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों से समर्थन दिए थे। एक तरफ दक्षिण ध्रुव समर्थन दे रहा था, दूसरी तरफ वामपंथ समर्थन दे रहा था, और विश्वनाथ प्रताप इन दोनों के समर्थन पर सरकार बना रहे थे, जबकि राजनीतिक और वैचारिक रूप से वो दोनों के विरोधी थे। वो मुद्दा अलग है, इस पर राजनीति की मतलब को बात नहीं। मतलब जातीय जनगणना को क्यों जरूरी है और क्या क्या आधार बना हुआ है। लाल कृष्ण आडवाणी को देश भर में जो राम मंदिर आंदोलन और रथ यात्रा का समर्थन मिला, उससे सरकार घबरा गई। सरकार को लगा कि भाई इस तरह की हिंदू एक हो जाएगा तो 100 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ हिंदू, 100 करोड़ थे, और हम 20 करोड़ के मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी सरकार चलाते हैं। अगर 100 करोड़ में 80 करोड़ एक छत राज हुआ तो फिर तो भाजपा को सीट से हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। विश्वनाथ प्रताप को बड़ा परेशानी हुई। उन्होंने रथ यात्रा को विघ्न डालने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगे। लालू प्रसाद यादव, यही लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं रथ को रोकूंगा, और उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ को बिहार में रोक दिया। उन्होंने बिहार में रथ रोका और यह पूरा जनता में उफान गया और देश भर में जातीय बंधन टूट गया। सारा जाति टूट करके सिर्फ हिंदू एक हो गया। सरकार के पास इसकी रिपोर्ट आई। विश्वनाथ प्रताप हिंदू को काटने के लिए और हिंदू को बांटने के लिए मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू कर दिया, जो जनता पार्टी के सरकार में मंडल कमीशन का रिपोर्ट बना था, और वो रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी हुई थी। तब से 77 से लेकर के 91 में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, बट किसी ने मंडल कमीशन का रिपोर्ट को छूना पसंद नहीं किया, देखना पसंद नहीं किया। विश्वनाथ प्रताप इस मजबूरी में कि हिंदू को एक हो जाने से हमारा राजनीतिक वजूद मिट जाएगा, उन्होंने मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू कर दिया। मतलब वहां भी जो पिछड़ी जातियों का उसमें हितों की बात थी, विश्वनाथ प्रताप का पिछड़ी जातियों से कोई मतलब नहीं था। मतलब था हिंदू को बांटने के लिए जातीय बीज को बोना, और यही हुआ। मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू होने से अब हिंदू कोई नहीं रहा। कोई यादव है, कोई कोरे है, कोई कुर्म है, कोई धानुक है, कोई मल्लाह है, मतलब अलग अलग जाति के लोग हैं, हिंदू कोई नहीं है। आज टीवी पर, सोशल मीडिया पर जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते, गाली देते हुए आप लोगों को सुन रहे होंगे, वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद उपजे वैमनस्य का कारण बना। मतलब तब भी जब सत्ता की कुर्सी हिलने लगी और समर्थन कहीं से नहीं दिखने लगा, तो हिंदुओं को बांटने के लिए मंडल कमीशन का रिपोर्ट विश्वनाथ प्रताप को लगाना पड़ा। और आज भी स्थिति यही है, सेम स्थिति हुआ लाल कृष्ण आडवाणी का रथ यात्रा से उपजे हिंदू समूह की एकता और हिंदुओं का एक होने के मुकाबले में मंडल कमीशन का लागू होना था। आज स्थिति यह है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री घोषित किए गए थे चुनाव पूर्व,
तो देश भर में जातीय बंधन टूट गया था। कुछ कुछ जगह पर धार्मिक बंधन भी टूट गया था। मतलब जाति और धर्म से ऊपर उठ करके नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल और विकास को आधार मान करके सभी जात धर्मों ने उनको वोट दिया खुला मतदान पर। हमारे उत्तर प्रदेश में तो सारी सीटें ले गई, बस वो सोनिया गांधी राहुल गांधी को 2-1 सीटें छोड़ दी गई थी जो बड़े लोग हैं, बाकी सारा सीट भाजपा ले गई। तब से उन लोगों को उसका काट सूझ नहीं रहा था। नरेंद्र मोदी से मुकाबला का कोई राजनीतिक मुद्दा उनको नहीं दिख रहा था कि किस मुद्दे को आधार मान करके नरेंद्र मोदी से मुकाबला किया जाए। जब उनको ऐसा कुछ नहीं मिला तब उनको लगा कि भाई हिंदू को बांटो, क्योंकि अगर हिंदू एक हो जाएगा, क्योंकि अभी 2024 के जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और नरेंद्र मोदी को जितना लोग जानते हैं और हम लोग जितना जानते हैं, नरेंद्र मोदी किसी भी मामला को भुनाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करवाने के लिए महारत हासिल है। तो नरेंद्र मोदी राम मंदिर उद्घाटन का प्रचार घर घर तक पहुंचाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और कोई कितना हो ऊपर से कहे राम के नाम पर तो कोई भी एक हो ही जाता है। और राम के दर्शन करने के लिए तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती भी कह रहे कि मैं पहले जाऊंगी, जो लोग विरोध करते थे। जो अखिलेश यादव के पिता कार सेवकों पर गोली चलाए थे वो पहली बार हनुमान आरती करने के लिए बेचैन है, कह रहे हैं कि जब मंदिर खुलेगा तो सबसे पहला पूजा मैं करूंगा। वो राम भक्तों की आस्था के आगे मजबूरी है उनकी। तो इन सब चीजों को देखते हुए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को लगा कि भाई अगर हम फिर से जातियों को बांटेंगे नहीं, जिस तरह से मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू करके हमने लाल कृष्ण आडवाणी के प्रभाव को निष्क्रिय किया था, तब तक मोदी का प्रभाव निष्क्रिय नहीं हो सकता। और पूरे देश भर में एक छत्र मोदी राज की आशंका मात्र से ही वो लोग भयभीत हो गए हैं और अपना राजनीतिक वजूद कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए उन्होंने जातीय जनगणना का संगूपा छोड़ा और इतनी जल्दी जातीय जनगणना आनंद फानन में लागू कर दिया। आनंद फानन में जल्दीबाजी का नतीजा यह है कि करीब 200 लोगों को फोन करने के बाद भी 2-3 लोगों ने कहा कि हाँ हमारे पास आए थे। मतलब 198-99 लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई आया ही नहीं। कैसे, कब पता चला, जारी हो गया क्या? मतलब कि जातीय जनगणना हुई नहीं है ढंग से। बस घर बैठे या 2-4 लोगों से पूछताछ करके यादव को ऊपर और सबसे ऊंची दिखा देना है, क्योंकि अभी सरकार यादव की चल रही है, लालू प्रसाद यादव की चल रही है। आप लोगों को तो भ्रम नहीं रह गया होगा ना कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो यादव को ही ज्यादा % बता देना होता है और वही हुआ है। तो मित्रों, वीडियो बंद करने पहले 2 बात आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं। पहला कि मोहनदास करमचंद गांधी मेरे राष्ट्रपिता नहीं है और ना ही मैं उनको अहिंसक मानता हूं, ना ही मैं उनको महात्मा मानता हूं। पहला, मैं शास्त्री जी को मानता हूं और शास्त्री जी के जन्मदिन का आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। दूसरा, जातीय जनगणना करने के पहले उन लोगों को यह बताना पड़ेगा कि जातीय जनगणना का रिपोर्ट आ जाने के बाद जातीय आधारित लोगों को उतनी भागीदारी से कब हटाएंगे। जैसे लालू प्रसाद यादव का परिवार 29% सीट पर काबिज है, जबकि यादव वोट बैंक 14% ही है, या आपके उसी आधे अधूरे जनगणना से ही साबित हो गया। और तीसरा कि नीतीश कुमार भगाए जाएंगे, हटेंगे या दुत्कारे लतियाए जाएंगे, क्योंकि उनकी जाति तो चपरासी बनने के भी लायक नहीं है, वो फिर मुख्यमंत्री क्यों बने बैठे। और अंत में जातीय जनगणना की मजबूरी इसलिए हुई क्योंकि हिंदू एकता के डर से यह जरूरी था कि मोदी के प्रभाव को निष्क्रिय कैसे किया जाए। वो सिर्फ तभी हो सकता है जब जातीय बढ़ जाएगा। और आगे राजनीति में बने रहने के लिए इन लोगों का साजिश है कि जब हिंदू बढ़ जाएगा तो कोई 5%, कोई 10%, कोई 20% हो जाएगा और फिर हम एक छत्र 20% मुसलमान वोट से अपनी सरकार बनाएंगे और 80% वालों पर शासन करेंगे, इनको आपस में लड़वा करके। इस साजिश को आपको सफल नहीं होने देना है और यह बात मतदान के समय आपको जरूर याद रखना है। फिलहाल 3 राज्यों में चुनाव है, एक्सपेरिमेंट यहीं से किया जाए ताकि आगे आपको वानगी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो यह लड़ाई है, आगे 24 में लड़ाई है और 24 का लड़ाई मुझे मालूम है आप किसे जिताएंगे, आएगा तो मोदी। इन्हीं शब्दों के साथ जनगणना का विरोध और समग्र राष्ट्र के विकास की उम्मीद करते हुए मैं राकेश परब आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।